अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है दैट इज द जेंटल आयन। दिस इज आल्सो द क्लस्टर्स, बट दीज क्लस्टर्स, जो ये वाली क्लस्टर्स है जेंटल आयन उनको बोलते हैं जेंटल आयन। जेंटल आयन आर द आयनिक क्लस्टर्स ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट। ये भी क्लस्टर है, बट ये वाले जो क्लस्टर हैं ये मेन ग्रुप एलिमेंट्स में होते हैं। ठीक है, आयनिक क्लस्टर होते हैं, इसमें कोई भी लीगेंड नहीं होता है, ओनली द मेटल्स आर देयर। इसमें जो यहाँ पे आप देखेंगे मेन ग्रुप जो एलिमेंट्स है उनको यहाँ पे जाके उनका जो क्लस्टर होता है आयनिक क्लस्टर, उनको बोलते हैं जेंटल आयन। रिमेंबर दिस। और इनके साथ कोई भी लीगेंड नहीं होता है। दीज आयन्स हैव नो लीगेंड, दीज आर नोन एज नेक्ड क्लस्टर। तो इनको बोलते क्या है, नेक्ड क्लस्टर। तो सबसे पहली बात यह है कि जेंटल आयन किनको बोलते हैं, आयनिक क्लस्टर्स ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट। मेन ग्रुप एलिमेंट्स के जो आयनिक क्लस्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं क्या, जेंटल आयन। और फिर आप याद रखेंगे कि दीज आयन्स हैव नो लीगेंड, कोई लीगेंड नहीं होता है। जैसे आपने पढ़ा अभी Mn2CO10 या इसी तरीके से Fe3CO12, आपने पढ़ा Ir4CO12। तो जहां जहां पे भी आपने क्लस्टर उसको पढ़ा तो वहां पे लीगेंड भी साथ था। यहाँ आपने Re2Cl8 पढ़ा, आपने MO2Cl8 पढ़ा, तो सब जगह आपने देखा कि लीगेंड साथ था। और उसमें मेनली जो भी आप यूज कर रहे थे अभी तक वो ट्रांसमेटल क्लस्टर थे। इसमें जब आप देख रहे हो बेटा ये वाले जो क्लस्टर्स है ये मेन ग्रुप एलिमेंट्स के क्लस्टर्स है। फर्स्ट पार्ट तो यही याद रखें, कभी कभी ये 2 मार्क्स का नेट में क्वेश्चन आता है, 1-2 बार आ चुका है ये भी, इसमें भी क्वेश्चन, इसलिए ये टॉपिक जरूरी बताना है। तो मेन ग्रुप एलिमेंट्स के जो आयनिक क्लस्टर बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। आयनिक क्लस्टर्स ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड जेंटल आयन। ये तो डेफिनेशन हो गई। तो these ions have no ligands, these are known as naked clusters. Okay, एग्जाम्पल क्या है, Pb lead, Pb5 2 नेगेटिव, SN9 4 नेगेटिव, Sb4 2 नेगेटिव, SN4 2 नेगेटिव, Ge जर्मेनियम 4 2 नेगेटिव, Bi बिस्मथ 3 नेगेटिव, SN5 2 नेगेटिव। इसी तरीके से आगे भी आप बढ़ सकते हो और भी आप बता सकते हो। Bi5 भी है, Bi5 3+ है, Bi5 3+ भी है। या इसी तरीके से आगे बढ़ सकते हो, और एक भी है Te टेलुरियम 6 2+ है। या आगे और भी बता सकते हो Sb7 3 नेगेटिव, Sb7 3 नेगेटिव एक्सेट्रा, और भी है, ये काफी है। ठीक है बेटा, इसको आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हो। अब हमें यहाँ पे करना क्या है कि हमें यहाँ पे बताना इनका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होगा। हम स्ट्रक्चर के बारे में इनकी बात करेंगे। जेंटल आयन हमें समझ आया, हमें इनके बारे में ये भी पता चला कि देयर इज नो लीगेंड, दैट इज व्हाई दीस आर कॉल्ड एज नेक्ड क्लस्टर्स। एग्जांपल हमें पता चली। अब इसके जो यहाँ पे है कि हमें यहाँ पे बताना होगा कि इनका स्ट्रक्चर कैसे होगा, किसका क्या होगा, कि फॉर एग्जांपल इसका क्लोजो है, निडो है, अराक्नो है, वो चीज हमें यहाँ पे देखना है। इसको करने का तरीका वही है जो हमने भी पढ़ा है, वेडस रूल के जरिए से हम इसको यहाँ पे पता कर सकते हैं। वेडस रूल के जरिए से हम पता कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल टेक टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट अगर बराबर होगा 4n+2 तो क्या होगा, क्लोजो। एक बार बता चुका हूँ ये चीजें। इसी तरीके से अगर टेक होगा बराबर 4n+4 तो निडो। अगर 4m+, ये फार्मूला है, जैसे आप हकल रूल में पढ़ते हो कि इतने 2n+, यहाँ पे जाके सॉरी, अगर आपके पास 4m+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 4m+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप बोलते हो कि वो होगा एरोमेटिक। इसी तरीके से फार्मूला है 4m+6 अगर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, अरकनो। ठीक है, अरकनो स्ट्रक्चर। इसी तरीके से अगर टेक होगा 4m+8 तो यहाँ पे होगा हाइपो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बेटा और तो वो है n, जो है n इज द नंबर ऑफ मेटल एटम्स इन द जेंटल आयन। n जो है यहाँ पे, n जो यहाँ पे है नंबर ऑफ मेटल आयन इन जेंटल आयन। ठीक है, मेटल आयन कितने होंगे, नंबर इससे कितना होगा कि जेंटल आयन से, तो ये आपका n होगा। अगर आप फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लेंगे फर्स्ट एग्जांपल, ये आप याद रखेंगे, 2 होगा +2 तो क्लोजो, 4 होगा तो निडो, 6 होगा तो अरकनो, 8 होगा तो हाइपो। अब देखिएगा बेटा एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल लेंगे, जितने भी एग्जांपल मैंने आपको दी वो आप कर सकते हो घर पे। मैं 1-2 एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। Pb5
2 नेगेटिव। ठीक है बेटा, अगर आप इसको देखेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो कैसे करेंगे? शाबाश, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? पीबी के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? हाँ, किसी को पता है? हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? पीबी के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4 है, क्योंकि किस फैमिली का है? कार्बन। 5 है टोटल, 5 into 4, बट यहाँ पे 2 नेगेटिव है। मैंने आपको परसों भी बताया, अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव प्लस होता है, अगर प्लस होता है तो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस करेंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो +2। 5 4 20, 20 + 2 कितना हो गया? 22। ठीक है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 22। अगर आप 22 को यहाँ पे देखेंगे, n कितना है? देखो करने का तरीका देखना बेटा, जिन लोगों को कंफ्यूजन बाद में होता है वो यहीं पे देखेंगे। करने का तरीका ये है कि आपके पास अब टेक आ गया 22। अब आपको पता है कि फार्मूला के लिए आपको n चाहिए। n कितना है इसके लिए? 5। ठीक है, तो अब फार्मूला आप यूज करो। फार्मूला क्या आपके पास? 4n, फिर +2 है, +4 है, +6 है, +8 है। पहले 4n को कर लो। तो 4n क्या है? 4 into n 5 है, 4 5 हो गया 20, और कितना है टोटल इलेक्ट्रॉन आपके? 22। तो यहाँ पे +2 आएगा। इसका मतलब ये जो यहाँ पे हुआ, इट इज क्लोज स्ट्रक्चर। ये 4n + 2 को फॉलो कर रहा है, 4n + 2 को फॉलो कर रहा है। और 4n 2 + किसके लिए होता है? क्लोजो के लिए। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो Pb5 2 नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर है, दैट इज द क्लोजो स्ट्रक्चर, याद रखोगे। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल SN9 4 नेगेटिव। 3 यहाँ पे जाके 3 की यहाँ पे टोटल कितने हैं? 9 इंटू, इसके भी जब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो 9 into 4 + 4, ये 4 नेगेटिव। तो ये आपको आ गया कितना? 9 4 कितना हो गया? 36। 36 और 4 कितने हो गए? 36 और 4 हो गया 40। तो ये आपको आ गया 40। देखो बेटा कैसे करना है, फिर से बोलूंगा। n कितना है? 9 इस वक्त, क्योंकि नंबर ऑफ मेटल एटम इज 9, n इज 9। आप समझोगे तो बहुत इजी लगेगा आपको। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? फार्मूला क्या है? 4 into n क्या है? 9। 4 into 9, जब मैं 4 into 9 कर रहा हूं तो वो 36 आ रहा है, तो +4, तो वो कितना आएगा? 40। तो ये फॉलो किसको कर रहा है? 4n + 4 को। तो वो कौन सा स्ट्रक्चर है? 4n + 4। 4n + 4 जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, दैट इज निडो। सेकंड का निडो स्ट्रक्चर है, सेकंड का निडो स्ट्रक्चर है। आगे बढ़ेंगे आप, अगर थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा यहाँ पे तो आप देख सकते हो, जिसमें थोड़ा सा चेंज भी है। गुड, इसमें आप देखेंगे इस चीज में चेंज होना चाहिए, सो देट आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो। किसी एग्जांपल को ऐसे एग्जांपल को दिखाना चाहता हूँ, चलो इसको देखेंगे। Bi5 3+, Bi5 3+, बहुत इजी है ना ये, आप देखो कितना इजी है। Bi5 3+, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। तो Bi बिस्मथ किसका है? बिस्मथ में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी 5 है। तो 5, इसके 5 into 5 कितने हो गए? 25। -3 करने हैं। -3 मैंने किया, मैंने जानबूझकर एग्जांपल दी, क्योंकि 3+ यहाँ पे है, इसलिए जाके यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे -3 होगा। अगर यहाँ पे -3 होता तो यहाँ पे +3 होता। तो 25 को जब हम 3 करेंगे माइनस, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 22। अब देखो बेटा, n कितना है? n = 5। तो 4n हो गया 4 into 5। 4 5 20 + 2 हो गए 22। 4n + 2 को फॉलो किया तो क्लोजो स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन यही आता है इसका कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस। ठीक है, 2 3 4 का एक साथ आपको दिया जाएगा, आपको स्ट्रक्चर बताना है। तो इसमें अगर आप देखेंगे बहुत इजी है, क्योंकि ये मेन ग्रुप एलिमेंट है। या तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, यही कुछ होगा। तो यहाँ पे आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। 3+, अगर चार्ज होगा प्लस तो माइनस होगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, अगर नेगेटिव होगा तो वो प्लस हो जाएगा। फिर आप फार्मूला से 4m + 2 होगा तो क्लोजो, 4m + 4 होगा तो निडो, 4m + 6 होगा तो अरेक्नो, 4m + 8 होगा तो हाइपो। तो ये स्ट्रक्चर जब आपको यहाँ पे किस में फिट हो रहा है वो आप देखेंगे। पहले आप 4 into n करेंगे, देखेंगे कितने हमें यहाँ पे कम पड़ रहा है, तो वो आप इसको प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद आप देखेंगे किस में फिट हो रहा है, तो आप स्ट्रक्चर बताएंगे। तो आप किसी का भी जेंटल आयन का स्ट्रक्चर निकाल सकते हो। जितने भी मैंने आपको फार्मूला में दिए, पहले एग्जाम्पल में दिए, लगभग 10-12 है वो,
मैंने 3 का यहाँ पे दिखा दिया, आप वो कर सकते हो बेटा, ठीक है। आप वो अपने ओर से कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो वो चीजें, क्योंकि शॉर्ट टॉपिक है, कभी कभी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट, मैं नहीं कह सकता हूँ पूरा, बट मैं कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट जो क्लस्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन थी वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो और भी अगर कुछ मुझे लगा, कुछ बातें भी अभी भी कुछ लगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है बेटा। तो अब जो नया टॉपिक है, और मुझे लग रहा है कि लास्ट टॉपिक नहीं, मेटल के बारे में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर, कल का लेक्चर जो होगा वो लास्ट लेक्चर होगा इस यूनिट का। तो इसमें जो टॉपिक है आइसोलोबल एनालॉजी, इसको भी समझिएगा बेटा अच्छे से, ये समझिएगा आइसोलोबल एनालॉजी क्या होता है यहाँ पे। अगर आप बेटा देखेंगे आइसोलोबल एनालॉजी किसके लिए हम यूज करते हैं, ये पहली बार डेवलप किया था रोनाल्ड हॉफमैन। इसने कब किया था ये, इन 1982, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ है ना आपका ये 1982, तभी तो आप एमएससी कर रहे हो आज। चलो कोई नहीं, आप नहीं बोलेंगे, मुझे पता है वैसे भी। तो यहाँ पे इसने क्या बोला इसके बारे, इसके बारे में इसने बोला कि 2 फ्रैगमेंट्स आर आइसोलोबल, 2 फ्रैगमेंट आर आइसोलोबल। मैंने बात की है आइसोलोबल के बारे में पहले भी। 2 फ्रैगमेंट्स आर आइसोलोबल, 2 fragments are isolobal if the number comma, मैं comma कर रहा हूं, if the number comma symmetry properties, if the number symmetry properties approximation energy comma shape of their frontier molecular orbital, मतलब shape of homolomo, उन्हीं को बोलते हैं frontier orbital, homolomo। इसके बेस पे and the number of electrons in them are similar, not identical, not identical। ठीक है बेटा, ये चीज अब देखिएगा, मैं समझाऊंगा आपको ये क्या बता रहा है। अगर कोई फ्रैगमेंट, 2 फ्रैगमेंट्स को आप लेंगे, अगर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रेस्पेक्ट में या सिमेट्री प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में, शेप ऑफ दिस अप्रोक्सीमेशन एनर्जी के रेस्पेक्ट में, शेप ऑफ होमोलोमो के रेस्पेक्ट में, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रेस्पेक्ट में सिमिलर होगा बट नॉट आइडेंटिकल। मतलब क्या है, सिमिलर और आइडेंटिकल में क्या फर्क है, मैं आपको बताऊंगा बेटा सिमिलर और नॉन आइडेंटिकल में क्या फर्क है, क्योंकि मुझे परसों सिमेट्री पढ़ानी है, मुझे सिमेट्री स्टार्ट करनी है, मैं उसी के एग्जांपल लूंगा। देखो बेटा, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपका वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको डिजिग्नेट करने के लिए, मैं इसको, क्योंकि मैं दोनों एच है, कोई फर्क नहीं है, जैसा ये वाला हाइड्रोजन होगा वैसे ये वाला भी हाइड्रोजन होगा, कोई फर्क ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन है। अब मैं डिजिग्नेशन के लिए यहाँ पे इसको लिखूंगा, क्योंकि ये इस साइड है, मेरे लेफ्ट में है, तो यहाँ पे एच ए है और इसको मैं एच बी लिखूंगा। सिर्फ यहाँ पे जाके अपने लिए इसको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट। जब मैं इसको यहाँ पे, ध्यान देना बेटा, जब मैं इसको रोटेट करूंगा 180 डिग्री पे, आप देखना यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का बी यहाँ पे आया, ए यहाँ पे आया। अगर मैं डिजिग्नेशन को हटा दूं, अगर मैं बी और ए को हटा दूं, इन दो में कोई फर्क नहीं है, इनको मैं यहाँ पे, जब यहाँ पे कोई फर्क नहीं है, ध्यान देना बेटा, कोई फर्क इन दो में नहीं है। क्या इनको आइडेंटिकल कहेंगे? नहीं कहेंगे, मैं बताऊंगा क्यों। देखो, अगर फर्दर इसको करेंगे रोटेट 180, अब फर्दर इस वाले को रोटेट कर रहा हूं 180, तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा बेटा ये,
आपको ये मिलेगा, H आएगा वापस, HB आएगा वापस। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे पूरा ध्यान देना, यहाँ पे क्या बोलना है मुझे आपको। सिमिलर और आइडेंटिकल में फर्क हमेशा के लिए याद रखो। ये दो आपस में है, फर्स्ट और थर्ड में कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे इसका एच इधर, इसका एच इधर, इसका एच बी इधर, इसका एच बी इधर, इसका मतलब इन दो में कोई भी फर्क नहीं है, इनको कहेंगे आइडेंटिकल। बट अगर आप इन दो को देखेंगे, यहाँ पे रोटेशन हुई है, उसके बाद ये वाला एच बेचारा इधर गया और ये वाला एच इधर गया। ऑल्दो ये दोनों सेम है एच, बट यहाँ पे शिफ्टिंग हो गई, इनको आइडेंटिकल नहीं कह सकते, इन दो को कह सकते सिमिलर। ये फर्क है आइडेंटिकल और सिमिलर में। अगर फर्क समझ आई तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो फिर और तरीके से समझा सकते हैं। इन दो को कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये एच यहाँ पे था, ये इधर आया तो ये बन गया, ये रोटेशन आपको मिली, तो इसको बोलेंगे दीज टू फर्स्ट एंड सेकंड आर सिमिलर। ये सिमिलर है बट फर्स्ट एंड थर्ड आर आइडेंटिकल, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये फर्क है सिमिलर और आइडेंटिकल में। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादातर हम यहाँ पे लेते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के तौर पे या इनके सिमेट्री के रिलेटेड। अगर फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के जरिए से आपको समझाऊंगा, अगर आप देखेंगे रिएक्शन बिटवीन मेटल कार्बोनिल आर पैरेलल विद मेन ग्रुप नॉन मेटल्स एंड कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल अगर आप क्लोरीन की बात करेंगे, देखो बेटा क्लोरीन है, यहाँ CH3 रेडिकल है, Cl 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप इसमें देखेंगे कार्बन को भी देखो बेटा, कार्बन में एक है यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब देखो कार्बन के, और ये मैं डाटा थोड़ा सा ज्यादा बनाऊंगा क्योंकि स्पीड की वजह से ये पूरे मुझे तो अच्छी तरह से दिख रहा है बट आप लोगों को नहीं दिखेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा। अगर आप दोनों के केस में देखोगे बेटा, एक सिमिलरिटी है इनमें, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी 7 ही इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रेस्पेक्ट में इन दोनों को देखेंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन इसके भी, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये भी जब रिएक्ट करेगा किसी 1 इलेक्ट्रॉन अगर किसी को चाहिए तो ये उसके साथ रिएक्ट करेगा, और इसको भी देखो इसके भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो उस रेस्पेक्ट में बोथ आर सिमिलर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे इसी तरीके से दोनों में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट ऑफ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन दोनों के केस में। ठीक है बेटा, इसी तरीके से सिमिलर वे में अगर आप MnCO5 को देखेंगे, किसको देखेंगे, MnCO5 को देखेंगे, मैग्नीज के कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जरा काउंट करो जल्दी, 7 इलेक्ट्रॉन है शायद, 7 प्लस 5 इसके, ये कितने दे रहा है, 7 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, ये हो गए 5 × 2 हो गए 10, टोटल इसके 17 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो यहाँ पे बेटा देखना, यहाँ पे ध्यान देना, 17 इलेक्ट्रॉन्स को भी एक ही इलेक्ट्रॉन कम है, सो दैट ये बनेगा 18 इलेक्ट्रॉन। इट इज आल्सो 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट ऑफ, सो दैट इट बिकम द 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। समझ रहे हो आप? तो इसमें कितना था, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट था और ये बनता 8 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों में जो दो फ्रैगमेंट्स में जो MnCO5 जो 17 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है और जो 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, दोनों में 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, सो दैट ये बनेगा 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ये बनेगा 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ठीक है बेटा, इन दोनों फ्रैगमेंट्स को यहाँ पे जो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर आप इसको देखेंगे दोनों के केस में MnCO5 और इसको, ये आपस में क्या कहेंगे, इनको कहेंगे आपस में आइसोनोबल। हॉफमैन ने पॉइंट आउट किया, इसने बोला कि the fragment with singly occupied orbital of sigma type is free radical and may be able to form structure similar to those found in methyl radical. Halogen atoms and methyl radical exhibit chemical similarities with 17 electron organometallic fragment like MnCO5. हॉफमैन ने यही कहा कि इन दो में, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, इनको आपस में जो होंगे, इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगे ड्यू टू दिस, वो होंगे सिमिलर, इसलिए आपस में क्या कहलाएंगे, आइसोनोबल। क्या कहलाएंगे, आइसोनोबल। तो आइसोनोबल जब आप दिखाते हो, मैं पहले यहाँ पे और एक बात करूंगा, उसके बाद आऊंगा इस पे। आइसोनोबल समझ गए होंगे आप, मैं भी बताऊंगा, सिंपल वे में भी दिखाऊंगा। पहले मैं प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ चीजें बताऊंगा कि प्रॉपर्टीज किस तरीके से इसकी सिमिलर है।
अगर आप प्रॉपर्टीज को देखेंगे इन दो में, मेन ग्रुप वाले में प्रॉपर्टीज MnCO5 के केस में, MnCO5 के केस में, और CH3Cl दोनों सेम है ना, CH3 एंड Cl मतलब रेडिकल ये वाला, ठीक है बेटा। अगर आप प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, एग्जिस्ट एज डाइमर, एग्जिस्ट एज डाइमर। आपको पता है, मैंने आपको परसों ही बोला, अब आप लास्ट टॉपिक्स की ओर बढ़ रहे हो। MnCO5 है 17 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, इसलिए ये चाहेगा कि मैं बनाऊंगा Mn2CO10। क्यों? क्योंकि वहां पे मेटल मेटल बॉन्ड बनेगा, वो मेटल मेटल बॉन्ड दोनों के लिए काउंट होगा, वो भी 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज मान के चलेंगे उसको भी, क्योंकि वो शेयरिंग होगा दोनों के लिए, जो मेटल मेटल MnMn बॉन्ड बनेगा। तो दोनों के लिए जो डाइमर बनने का यहाँ पे है, ये भी बना रहा है डाइमर, हमें पता है Mn2CO10। क्यों बना रहा है वो भी हमें पता है, क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जब दो होंगे तो यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, यहाँ पे 17 एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे ये होगा, ये दोनों के लिए होगा तो 18A भी बनेगा, 18A भी बनेगा। और आपको ये भी पता है कि जब CH3 होता है रेडिकल, ये तुरंत बनाता है CH3, आपको तो पता है, इसके बारे में बोलना भी नहीं है। इसी तरीके से Cl भी जल्दी करता है, Cl2 आप एग्जिस्ट करता है। Cl एज ए Cl एटम नहीं एग्जिस्ट करता है, बल्कि Cl2 एग्जिस्ट करता है। व्हाई? बिकॉज इट हैज ए 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए। तो इसी तरीके से आप देखेंगे रिड्यूस्ड एज एनायन, रिड्यूस्ड एज, मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, ये रिड्यूस्ड टू एनायन। अगर इसके पास कोई भी, अगर इसके वो सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, तो ये रिड्यूस होगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इसको कितना चाहिए, सॉरी यहाँ पे CO10 है, इसको कितना चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए बस। तो ये सोडियम से वो इलेक्ट्रॉन लेके बनाएगा MnCO5 नेगेटिव। जब ये MnCO5 नेगेटिव बनाएगा तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बराबर आ गए, 17 ऑलरेडी थे, +1 ये हो जाएगा तो 18 बन गया। तो ये तो यहाँ पे जाके तुरंत ये रिएक्शन करेगा, रिड्यूस टू एनायन, तो ये होगा ही होगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे जाके देखेंगे CH3 नेगेटिव और Cl3, CH3 नेगेटिव ये एग्जिस्ट कर सकता है, और इसी तरीके से Cl नेगेटिव भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है, Cl नेगेटिव भी यहाँ पे। जब ये यहाँ पे आपको पता है कि जब ये न्यूक्लियोफाइल कहीं से भी निकलता है, SN1 रिएक्शन में आप निकालते हो तो Cl नेगेटिव इजीली निकल जाता है, Cl नेगेटिव, ठीक है बेटा। तो इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, कंजुगेशन बेस ऑफ एन एसिड, चलो एक और बताएंगे, बस इतना बताएंगे, कंजुगेट, ऑल्दो और भी बता सकते हैं, बेस ऑफ एन एसिड। अगर आप देखेंगे MnCO5 जो है, MnCO5 नेगेटिव जो है, कंजुगेट बेस ऑफ, ये कंजुगेट बेस होगी, कंजुगेट बेस ऑफ MnCO5, ये इसकी कंजुगेट बेस है MnCO5, ठीक है बेटा। इसी तरीके से अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पे CH3 नेगेटिव जो होगा कंजुगेट बेस ऑफ CH4, CH3 नेगेटिव इज अ कंजुगेट बेस ऑफ CH4, या इसी तरीके से जो Cl होगा कंजुगेट बेस ऑफ HCl। तो ये सिमिलर चीज है प्रॉपर्टीज में जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है बेटा। तो अगर इसको स्क्रीनशॉट उठाना तो उठा सकते हैं, और भी प्रॉपर्टीज हैं बट हमें इसकी जरूरत नहीं है, बस मुझे समझाना है आपको आइसोलोबल क्या चीज है, मैं इसके डेप्थ में जा रहा हूँ, इसको आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे दीज 3 फ्रैगमेंट, या ये तीनों फ्रैगमेंट MnCO5, CH3 एंड Cl जो है आर आइसोलोबल, आर इलेक्ट्रॉनिकली इक्विवेलेंट विद ईच अदर। It is to be noted that if the 2 fragments are both isolable with the third, these are also isolable with each other. ये तो जनरली बात है, जो आइसोलोबल आप दिखाते हो, अगर आपको क्वेश्चन में आएगा तो आइसोलोबल की सिंबल ये है, दिस इज द सिंबल ऑफ आइसोलोबल। अगर आपको 2 को दिखाना होगा कि these are isolable, तो आप सिंबल ये दिखाएंगे, दिस इज द सिंबल ऑफ आइसोलोबल, एरो, डबल हेडेड एरो एंड दिस O, मतलब होता है कि आइसोलोबल। ये इसका कहने का मतलब ये है कि अगर CH3 है, it is isolable with MnCO5, और Cl भी है isolable with किसके, MnCO5, तब जाके ये बोल रहा है कि ये दो भी आपस में क्या होंगे, आइसोलोबल। ऑब्वियसली बात है, ये तो पता ही है। तो फिर हम तीनों को क्या लिख सकते हैं, CH3 is isolable with Cl and Cl is isolable with
MnCO5। ठीक है बेटा, ये आइसोलोबल के बारे में। तो 7 इलेक्ट्रॉन एक्चुअली इसके 7 इलेक्ट्रॉन इज आइसोलोबल विद 17 इलेक्ट्रॉन। अभी मैं आपको ये टेबल बनाऊंगा अभी, फिर मैं बोलूंगा 6 इलेक्ट्रॉन इज इक्वलेंट टू 16 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन इज इक्वलेंट टू 15 इलेक्ट्रॉन। ये मैं टेबल बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। मेन ग्रुप में ये चीज होगा, ऑक्टेट रूल को जो फॉलो कर रहा है उसमें ये होगा 6 5 4 3, यहाँ पे होगा 16 15 13, वो इसी तरीके से 14। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ेंगे आइसोलोबल के बारे में। ठीक है, तो आइसोलोबल के बारे में अगर आपको, क्योंकि यहाँ पे जाके जितना आप इसको पढ़ेंगे, जितना आप इसको डेप्थ में जाएंगे उतना अच्छा है। तो आइसोलोबल में आप ये भी बता सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन इसमें आता है, हमेशा आता है। तो ME है फॉर एग्जांपल, मैं आपको बता रहा हूं कि दिस इज आइसोलोबल विद MnCO5। अब देखो अभी तक क्या था, यहाँ ये आइसोलोबल है किसके, दिस इज आइसोलोबल विद MnCO5। मैं ऐसे बनाऊंगा यहाँ पे बेटा CO5 MnCO5। देखो बेटा ये आपस में आइसोलोबल है। अभी मैंने Me को लिखा था, CH3 को देखा था, CH3 को दूसरा CH3 आया, तो ये आपस में बन गए आइसोलोबल। ये भी आइसोलोबल है इसके साथ, क्योंकि इसको एक Me आया तो ये इसके साथ आइसोलोबल है। Mn आपस में आइसोलोबल है, क्योंकि ये 8 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, ये 8 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, ये भी यहाँ पे जाके Me आया, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट था तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको। तो ये आपस में सबके सब आइसोलोबल है। ये जरूरी नहीं कि आपको हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन होगा, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा, तो ये आपस में आइसोलोबल है। यहाँ इसी तरीके से अगर आप देखेंगे जो CH2 है, CH2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोई बताएगा आप में से जल्दी? CH2 में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नहीं बताएंगे कोई, मुझे पता है। टोटल है 4, 1 2 3 4 और 5 और 6। मैं CH2 की बात कर रहा हूँ। कार्बन के अपने कितने हैं? कार्बन के अपने 4 हैं और हाइड्रोजन के 2 है, तो टोटल कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। जो 6 इलेक्ट्रॉन है इट इज आइसोलोबल विद FeCO4। इसके ये आइसोलोबल है FeCO4। Fe को देखो आप, Fe में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है? 8। इसके कितने हो गए? 4 के हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, तो 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हैं। दिस इज आइसोलोबल विद सल्फर। सल्फर में कितने होते हैं? सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सल्फर हैव आल्सो 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, इसलिए जाके ये भी 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। देखो बेटा CH2 is isolable with 16 electron and this is isolable with this 6 electron। कंफ्यूज नहीं होना है। सल्फर के साथ भी बोला जा सकता है, कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सल्फर इज आइसोलोबल विद, नीचे एग्जांपल दिए होंगे, FeCO4 दिया होगा तो उसको टिक करना है, क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको देखना है कि अगर ट्रांजिशन मेटल में है तो वहां पे हमें 16 को देखना है। अगर मेन ग्रुप कोई होगा तो आपको 6 ही देखना होगा, समझो आप। फॉर एग्जाम्पल ये CH2 है तो इसके 6 ही होंगे, इसके 16 नहीं होंगे कभी, तो इसको 6 ही ढूंढना पड़ेगा। अगर ट्रांजिशन मेटल में कोई आएगा जो डी इलेक्ट्रॉन को फॉलो करे तब 16 देखना होगा। 6 को रेस्पेक्ट करना है 16, 4 को करना है 14, 5 को करना है 15, 8 को करना है 18। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे जाके देख सकते हो कोई भी एग्जाम्पल। तो फॉर एग्जाम्पल इसी तरीके से मैं और एक एग्जाम्पल दूंगा जल्दी। CH जो है 4 इसके, 1 इसका होगा, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। 5 electrons are isolable with phosphorus, क्योंकि फास्फोरस में भी 5 ही इलेक्ट्रॉन है। एंड दिस इज आइसोलोबल विद इरिडियम IR CO3। ये टोटल जब आप इसको इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो इसके आएंगे 15 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक टेबल बनाऊंगा, आप उसके रेस्पेक्ट में देखेंगे कि किसका क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल आप लिखेंगे ट्रांजिशन मेटल में, ट्रांजिशन मेटल, तो यहाँ पे मेन ग्रुप एलिमेंट फ्रैगमेंट भी हो सकता है या मेन ग्रुप एलिमेंट भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। मेन ग्रुप एलिमेंट भी हो सकता है, फ्रैगमेंट भी हो सकता है। बीच वाला CH है, फ्रैगमेंट CH2 इज अ फ्रैगमेंट, तो यहाँ पे फ्रैगमेंट भी हो सकता है। इसमें भी ट्रांजिशन मेटल हो सकता है, कंप्लीट ट्रांजिशन मेटल फ्रैगमेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या चीज है, अगर यहाँ पे जाके होगा 18, जब कोरिलेशन देखेंगे आप, कोरिलेशन बिटवीन ट्रांजिशन मेटल एंड मेन ग्रुप, तो 18 इलेक्ट्रॉन तो 8 इलेक्ट्रॉन, तो 17 इलेक्ट्रॉन तो 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जाके 16 इलेक्ट्रॉन तो 6 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन तो 5 इलेक्ट्रॉन।
तो इसी तरीके से 14 इलेक्ट्रॉन तो 4 इलेक्ट्रॉन, जनरली यहाँ तक आपको चलेगा। तो आप इसको देख सकते हो, तो आप बता सकते हो कि आपको पूछा जाएगा कि कौन सा यहाँ पे जाके आइसोलोबल है किसके रेस्पेक्ट में, ठीक है बेटा। तो अगर आप इसको देखेंगे, इसको आप जानेंगे तो अच्छी बात है। तो देखिएगा इसको। कभी कभी ये भी होता है कि अगर आप स्ट्रक्चर के बेस पे भी बताएंगे, तो अगर आप P4 का स्ट्रक्चर देखेंगे और IR4, अगर आप इन दो का स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर के तौर पे अगर इन दो को आप देखेंगे, इन दो को अगर आप देखेंगे, P4 को देखेंगे एंड IR4 CO, IR4 CO12, IR4 CO12, जो P4 का स्ट्रक्चर है सबको पता होगा, शायद आपने 12th में पढ़ा होगा, ये 12th में ये चीज पढ़ा होगा। P4 का स्ट्रक्चर ये है, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो फास्फोरस का स्ट्रक्चर ये है। अगर आपको इरिडियम का भी स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया था आपको याद होगा, एग्जैक्टली हमने ये इरिडियम का स्ट्रक्चर ऐसे बनाया था, अगर याद होगा। बाकी तो CO 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 CO, उसको हमें कुछ नहीं करना है। तो जो यहाँ पे जाके जनरली जो आपका यहाँ पे ये वाला ये पार्ट है, दिस इज सिमिलर टू दिस, आप देखो, ठीक है। P4 एंड IR4 CO12 इज आल्सो आइसोलेबल विद ईच अदर। तो इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हो, मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा, आप जाके इसको करेंगे, ठीक है, आइसोलेबल में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, CH4 के रेस्पेक्ट में कौन कौन सा आइसोलेबल है, CH4 के साथ कौन कौन सा आइसोलेबल है। CrCO6 ट्राई करना, आप इसको करेक्ट करना अगर कहीं पे गलत होगा। CR6 है, MnCO6 प्लस है, प्लस MnCO6 प्लस FeCO5, इसका मतलब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये 18 होने चाहिए सब के सब। आप इसको आपको देखना पड़ेगा। ये NiCO4 आपको देखना पड़ेगा ये है कि नहीं। Cp MnCO3 ये सब के सब CH4 के रेस्पेक्ट में आइसोलेबल है। यहाँ इसी तरीके से CH3 नेगेटिव भी होगा आइसोलेबल। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, CH3 के रेस्पेक्ट में वही MnCO5 पहला एग्जांपल। इसी तरीके से बेटा कुछ एग्जांपल दूंगा FeCO5 प्लस, ठीक है। आगे देखोगे बेटा CrCO5 नेगेटिव। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे COCO4, इसी तरीके से बेटा Cp FeCO2। तो ये इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको भेजूंगा भी, यहाँ पे मैं इतना ही कहूंगा। तो आइसोलेबल कोई भी क्वेश्चन आएगा आइसोलेबल के रेस्पेक्ट में, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, बस सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, फिर देखना है कि किसके साथ ये एनालॉजी है, आइसोलेबल किसके साथ है मैच हो रहा है। जो मैंने आपको बातें बताई उसके रेस्पेक्ट में आपको देखना है, तो आप इजीली बता सकते हो कि ये किसके रेस्पेक्ट में है, ठीक है, किसके साथ ये आइसोलेबल है। और आप देखेंगे, अगर आप बुक उठाएंगे तो आप बुक में देखेंगे कि कितने क्वेश्चन इस पे आ चुके हैं विद रेस्पेक्ट टू दिस के आइसोलेबल, मतलब सिंपल एग्जाम्पल्स आते हैं कि इसके रेस्पेक्ट में कौन सा आइसोलेबल है। वहां पे कुछ नहीं करना होता है, 4 ऑप्शन में ढूंढना होता है कि हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो किसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा, आपको दिखाऊंगा, ठीक है बेटा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बताइएगा।